नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी अपने तरीके की पहली और इकलौती यूनिवर्सिटी भारत में जो कि मीडिया और आर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रही है। खैर, मगर आज का इंटरव्यू किस संदर्भ में है, वो मैं आपसे साझा करता हूँ और वो ये है कि अभी आयरलैंड की एक विज़िट रही है, डबलिन जाना हुआ सर का फ़िल्म फेस्टिवल था वहाँ पे और उसके अलावा सम्मानित कई जगह से उनको किया गया है, कई अलग-अलग संस्थाओं ने किया है, तो उसके संदर्भ में बात करेंगे। और वो ये है कि पहले के समय में जब कोई व्यक्ति कहीं जा नहीं पाता था, तो जो लोग घूम के आए होते थे, उनसे कहानियाँ सुना करता था, किस्से सुना करता था वहाँ के बारे में, ताकि उसे एहसास हो वो घूम के आया है। तो मेरी शायद वो हसरत भी पूरी हो जाए, उस बहाने डबलिन घूम लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं। सर, स्वागत। नमस्कार। सर, सिंपल एकदम प्लेन क्वेश्चन, कैसी रही विज़िट? हाउ वाज़ योर विज़िट? बहुत बढ़िया। सबसे मज़े की बात तो ये थी कि मैं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन वहाँ से इस 1.5 घंटे की दूरी को मैंने आज तक कवर नहीं किया पिछले इतने सारे सालों में। तो ये पहली विज़िट थी मेरी डबलिन में, आयरलैंड में। और बहुत ही खूबसूरत शहर डबलिन, बहुत ही प्यारी कंट्री। और आप समझिए कि इट इज़ लाइक ए मिनी यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि उसी रेंज में है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और पर क्योंकि ये अलग कंट्री है, 100 साल पहले इस पे इंग्लैंड का ही राज था, लेकिन लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, वो अब अलग अपना देश बनाना चाहते थे और यहाँ के लोगों ने इस मुल्क को अलग किया। खूबसूरत जगहें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है वहाँ का। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 11 और 12 डिग्री का आप सोचिए सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तापमान था और अच्छी खासी ठंड थी। हमें वहाँ चलने का, घूमने फिरने का, कुछ अच्छी जगहें देखने का बड़ा खूबसूरत मौका मिला। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसे किसी मौके पे जब बाहर जाते हैं, जहाँ ख़ास तौर पे फ़िल्म फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास समय होता है जहाँ आप उस पूरे फेस्टिवल के बीच से निकल के भी कम से कम उस शहर को, उस देश को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा लेते हैं। जी। तो मैं कहूँगा कि ये मेरा जाना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि 3 साल पहले आयरलैंड की सरकार ने, यानी कि एम्बेसी ऑफ आयरलैंड ने, उनके यहाँ पर महामहिम ने, उनके जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने मुझे इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष चुना था। और पिछले 3 सालों से मैं आयरलैंड के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस कंट्री का मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उस कंट्री में जाना ज़रूरी, अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जी। तो इसलिए ये मेरा एक बड़ा सार्थक, एक बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। बहुत अच्छा। सर, आज से पहले भी हमने कई बार बातचीत की है जहाँ पे अलग-अलग जगहें, अलग-अलग देश जहाँ आप गए, तो वहाँ पे सांस्कृतिक और औद्योगिक ये जो एक विस्तार है, इसके बारे में आप बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा आयरलैंड के बारे में बताएँ कि सांस्कृतिक लिहाज से और औद्योगिक लिहाज से क्या सारी चीज़ें हैं जो आपने नई देखी या फिर भारत से जुड़ती हुई दिखीं? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त जो नज़ारा मेरी आँखों के सामने आया, वो ये था कि मैं ही शायद वो नॉलेज नहीं रखता था। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानी रहता है आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर। ये मुझे नहीं मालूम था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पढ़ने की कोशिश भी नहीं कभी की शायद। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचंभा था कि हिंदुस्तानियों ने सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को ही नहीं या बाकी बहुत सारी कंट्रियों को ही नहीं, बल्कि आयरलैंड को भी अपना एक फेवरेट स्थान माना है। और आप हैरानगी की बात ये है कि इस साल 12,000 स्टूडेंट जी। इस साल आयरलैंड पढ़ने गया है। इंडियन तो ये स्टूडेंट। हमारा डायरेक्ट संबंध है। कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस नहीं थी जहां पर आपको हिंदुस्तानी नजर ना आ रहे हो। मेडिकल के क्षेत्र के अंदर करीब हजारों की तादाद में जो नर्सेज हैं पूरे कंट्री के अंदर, आयरलैंड के अंदर, वो हमारे साउथ इंडिया से वहाँ पहुँचे हुए हैं। जी। इसी तरीके से बिजनेस देख लीजिए, रिटेलिंग देख लीजिए, होलसेल देख लीजिए, कपड़े का व्यापार देख लीजिए, आपको बहुत सारे वहाँ पर हिंदुस्तानी मिलेंगे। और तो और बहुत सारी जगह पर जो हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट खुल गए,
क्योंकि मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा काम रहा, अक्लमंदी का काम था कि जब इतने सारे हिंदुस्तानी वहाँ पहुँच चुके हैं तो उन्हें हिंदुस्तानी खाना खाने की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट, आनंदम था, मिनी इंडिया था, और भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ हिंदुस्तानी खाना, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो चाहे साउथ इंडिया से हो, वो खाने वहाँ मौजूद थे। बाकी अच्छी बात तो ये है कि आयरलैंड का जो पर कैपिटा इनकम है वो 3rd बिगेस्ट पर कैपिटा इनकम है दुनिया का। यानी कि छोटा सा मुल्क है और सभी लोग ईमानदारी से काम करते हैं, टैक्स देते हैं, और सरकार उनका उतना ही ध्यान भी रखती है। और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ पता चली। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है पूरे मुल्क की, और शायद यही वजह है कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन का अच्छा ध्यान रख सकते हैं। मुझे वहाँ पर उनका जो नेशनल म्यूज़ियम है वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। मैं वहाँ पर उनके जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, वो देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक यूसीडी यूनिवर्सिटी है वहाँ की। ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में आती हैं जी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ साथ जो अच्छे बाज़ार हैं यूके की तरह, लंदन की तरह ख़ास तौर पे, और जो ब्रांड्स हैं दुनिया भर के, वो सभी कुछ वहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई ऐसा, जब आप आयरलैंड चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने आप के अंदर एक खूबसूरत हॉलिडे भी है और एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस सेंटर भी। दैट्स ग्रेट। सर अब थोड़ा सा चलते हैं, जो आपको अवार्ड मिला है मीडिया साइंटिस्ट का, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअली में क्या उसे बोलते हैं, और कितना लंबा समय जो अभी तक आपका काम है उसको देखते हुए ये अवार्ड आपको जो मिला है, उसके बारे में प्लीज़ व्याख्यात करें चीज़ों को। नहीं, खुशी की बात तो ये है कि ये 15वां एडिशन था फेस्टिवल का, पहला दूसरे की बात नहीं कर रहा। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड, ईफी इसे कहा जाता है, ये आयरलैंड का ईफी है। और अच्छी बात ये रही कि हर शख्स को इस फेस्टिवल के बारे में मालूम है। और जो इवेंट 15 साल से लगातार चल रहा हो, मैं समझता हूँ उसे बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से पहचानते थे। ये 5 दिन का इनका प्रोग्राम था, और पहले दिन एक बड़ी खूबसूरत इनॉर्ग्रेशन फंक्शन था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस फेस्टिवल की इनॉर्ग्रेट करने का, और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे जो पूरे आयरलैंड से और नेबरिंग कंट्री से भी वहाँ पहुँचे थे। और जगह से भी, यानी कि यूके से लोग आए हुए थे, यूरोपियन कंट्री से लोग आए हुए थे। तो वो अपने आप में ये भी एक फेस्टिवल जो है एक नया और एक बड़ा रूप लेता चला जा रहा है जी। और दूसरे दिन जो है वो एक गाला नाइट थी। स्क्रीनिंग तो लगातार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सब चली जा रही थी। और गाला नाइट के अंदर ही एक अवार्ड फंक्शन था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था। और बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ हिंदुस्तानियों ने ही हिंदुस्तानी म्यूज़िक और डांस वहाँ प्रस्तुत नहीं किया, जो वहाँ के रहने वाले, आप समझिए कि जो आयरिश लोग हैं, उन लोगों ने भी उसी खूबसूरत तरीके से गाने भी गाए और हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूज़िक का डांस तैयार करके दिखाया। वो बहुत ही मैं कहूँगा प्रशंसनीय था। और जब इवेंट थे तो उसके अंदर चंद अवार्ड थे, और उन अवार्डों में कुछ तो उन लोगों के लिए थे जिनकी फिल्में वहाँ मौजूद हुई उस फेस्टिवल के अंदर। और एक खास अवार्ड जो शायद इस बार क्रिएट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो है ग्लोबल मीडिया साइंटिस्ट का। और मैं खुद हैरान था, मेरे लिए थोड़ी सी अचंभे की बात थी, लेकिन मुझे अच्छा इस बात का लगा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने फेस्टिवल की मेरे ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च करके रखी हुई थी। और वो ये अच्छी तरह जानते थे कि हमने ऐसे बहुत सारे काम पहले किए हैं जो बड़े इनोवेटिव रहे हैं, जो एक साइंटिस्ट के नज़रिए से उन्होंने उसको देखा कि अगर उत्तर भारत की और भारत की दूसरी एक फिल्म सिटी बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उत्तर भारत के पहले फिल्म स्टूडियो बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, देश की पहली निजी फिल्म संस्थान बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, देश की पहली निजी फिल्म यूनिवर्सिटी बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेडियो का स्टेशन की बात करूं तो नोएडा का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो नोएडा, खोलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।
पहली दफ़ा हिंदुस्तान में सिनेमा को लेकर डिग्री कोर्स चालू करने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। एक निजी संस्थान जो कि रिसर्च की बात करूं, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर, पहला प्राइवेट रिसर्च सेंटर हमने यहाँ देश का बनाया, पहला फिल्म क्लब हम लोगों ने देश का यहाँ बनाया। तो इस तरीके से बहुत सारे पहले जो हमने कार्य कर रखे हैं उसको नज़र में रखते हुए इन लोगों ने हमें ग्लोबल मीडिया साइंटिस्ट का ये दर्जा दिया। ये टाइटल बड़ा खूबसूरत रहा, अवार्ड बहुत ही खूबसूरत रहा। एक हलचल तो हुई पूरी महफिल में, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अलग अलग देशों से लोग थे। और गाला नाइट में तो आप देखिए, जो फिल्में नहीं भी देखना चाहता वो गाला नाइट में तो ज़रूर पहुंच ही जाता है। तो वहाँ जो खूबसूरत ढंग से एक शानदार पार्टी का जो आयोजन था, उसमें अवार्ड फंक्शन जो सम्मिलित था, उससे चार चांद लगे इस पूरे अवार्ड फंक्शन को। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपने देश के लिए और ला सका। बहुत अच्छा सर। एक छोटा सा सवाल है, वो है पिक्चर की समझ को लेकर। भारत एक ऐसा देश जिसे हम मानते हैं कि जहां सबसे ज़्यादा नंबर्स के हिसाब से मूवीज़ बनाई जाती हैं, और इसकी पहचान विश्व में एक ऐसे देश के तौर पर है। और आप उसी ही जगत से जुड़े हुए हैं, हर एक देश में जाते हैं, वहाँ सम्मान होता है। मैं थोड़ा पर्सनल है सवाल, भारतीय स्तर पर वो सम्मान जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जो कि किसी एक विधा में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, जब ये देखता हूँ या निजी स्तर पर समझता हूँ कि वो सम्मान अभी तक भी उनके लिए नाम नहीं सोचा जा रहा है, या फिर अभी तक के लिए अभी भी वो मारवा स्टूडियोज़ के प्रांगण तक नहीं आए हैं, कुछ एक सम्मान नाम न लेते हुए, तो कैसा महसूस होता है निजी स्तर पर कि जब पूरा विश्व गुणगान कर रहा है और अपने देश में चीज़ें थोड़ी अलग दिशा में? पर्सनल सवाल चाहें तो डॉज कर सकते हैं। ये देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। ये सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने मुहावरा पढ़ा। मैं तो पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के उन तमाम लोगों का शत शत नमस्कार करता हूँ, उनका बड़ा आदर सत्कार मान करता हूँ, उनका बड़ा एहसान है मेरे पे, जिन लोगों ने मुझे बार बार किसी न किसी अवार्ड के लिए चुना है। और ये कहते हुए फिर से बार बार हर्ष हो रहा है कि 1200 से भी ज़्यादा दफ़ा मुझे और हमारे संस्थान को किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी वजह से सम्मानित किया गया है। क्या ये कम है? और अगर कोई ऐसे अवार्ड किसी वजह से छूट गए हैं, तो मुझे उसका कोई भी न लालच है और ना ही कोई तकलीफ़। और क्योंकि 220 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देश के लिए लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ी कार्यशाला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेटअप है, इसके पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत है, खून पसीने की कमाई है। लेकिन मैं एक मोहरा बन जाता हूँ इस अवार्ड को मारवा स्टूडियो में लाने के लिए। बीइंग ए चेयर ऑफ द और प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर, ये मेरा धर्म बन जाता है कि वो लोग मुझे बुलाते हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वहाँ जाऊँ और इस पूरे अवार्ड को लेकर यहाँ लाकर यहाँ अपनी उन तमाम अवार्ड्स की इस पूरी लाइन में एक अवार्ड और जोड़ दूँ। मुझे ऐसा कोई भी गम या कोई ऐसी फ़िक्र या कोई ऐसा गलानी या कोई पछतावा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना कुछ मिला है शायद ये भी उससे बहुत ज़्यादा है जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जो झोली है वो ऑलरेडी इन अवार्डों से भरी पड़ी है। और जब हम लोग किसी भी संस्था के साथ जुड़ते हैं या कोई संस्था का हमें अध्यक्ष बनाया जाता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम तन मन धन से उस पूरी संस्था को आगे बढ़ाएं, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, उस देश से जो हमारे संपर्क बने हैं उनको इससे भी ज़्यादा आगे और ऊपर लेके जाएं, ताकि भारत सरकार और उनकी सरकार की नज़रों में ये उन्हें यकीन हो कि ये संस्था बनी और इस संस्था ने ईमानदारी से काम किया। अब इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चर फोरम की अगर मैं बात करता हूँ, तो 3 साल के अंदर कम से कम 20 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों में हमने आयरलैंड की इस कंट्री को जोड़ा है। हमारे चाहे
ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल हो, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हो, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हो, ग्लोबल फैशन वीक हो, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा हो, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो, या और भी कोई ऐसे इवेंट रहे हों, ये हमारे आयरलैंड जो है इन सब के साथ जुड़ा है। और कितनी अच्छी बात है कि जो ईफी आयरलैंड में 15 साल से चल रहा है, उसका दूसरा एडिशन अब मारवा स्टूडियो में आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहा है। अब वो भी ईफी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम बदल जाता है और वो हो जाता है आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो सिराज ज़ैदी साहब हैं, जी। जो यहाँ से तकरीबन 25 साल पहले आयरलैंड गए थे, उन्होंने वहाँ एक रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया है, एक क्रिएटिव सेंटर इस्टेब्लिश किया है, ये फिल्म फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया है, और हिंदुस्तान के तमाम कल्चर और हमारी फिल्मों को वो बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से पूरे देश के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते रहे और अब फिल्म फेस्टिवल भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। सबसे आखिर में सर, वक्त का तकाजा है, बस एक सवाल। अक्सर आप बताते हैं कि किस तरह से देशों में जाते हैं और वहाँ लोगों का उत्साह निजी तौर पर आपके प्रति होता है कि आज तक वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। खैर, आयरलैंड के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, मगर आपके लिए निजी तौर पर जो लोगों का स्वागत था, सत्कार था, जो आपसे आके मिले किसी जनसमूह में, वो कैसा था? और उससे आपके मन में किस प्रकार की भावनाएँ? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे हिंदुस्तानी मिले। मैंने भी कुछ फिल्मों में बैठा रहा, मैंने पूरी फिल्में देखी, वहाँ फिल्मों के चर्चा में भी मैंने भाग लिया। मैं तो सिराज ज़ैदी साहब का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बार फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने के लिए चुना। बम्बई से राइटर और डायरेक्टर और एक्टर अतुल मिश्रा भी पहुँचे हुए थे। जी। और सतीश शर्मा करके जो बड़े चर्चित मॉडल हैं, ओके। और अब लाइन प्रोड्यूसर रहे हैं और अब डायरेक्टर भी हैं, उनकी भी फिल्में वहाँ मौजूद थी। और सब जोड़ जाड़ के एक बेहतरीन फेस्टिवल हुआ। बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट बने, बहुत सारे लोगों ने मारवा स्टूडियो और एएफटी की कार्यनीति में और कार्यों में एक नया जोश और नया इंटरेस्ट दिखाया। जी। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये हुई कि जो हमारे एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के, महामहिम अखिलेश मिश्रा जी, उन्होंने एक ख़ास चर्चा इंडियन एम्बेसी में रखी, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को एकत्र किया जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के थे, और एक चर्चा के ऊपर ये बहुत सारी बातें निकल के आईं कि हमें आयरलैंड और हिंदुस्तान के दोनों देशों के बीच में क्रिएटिव आर्ट्स को और ख़ास तौर पे फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया को किस तरीके से ऊपर उठाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें निकल के बाहर आई। ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने भी एक स्कॉलरशिप एएफटी की आयरलैंड में दी है, और इस स्कॉलरशिप के ज़रिए एक डिज़र्विंग स्टूडेंट यहाँ एएफटी में पढ़ने के लिए आ रहा है, जो 3 महीने का यहाँ पर एक कोर्स करेगा अपनी मनपसंद का, और जिसके साथ हम लोग उसे सिर्फ कोर्स फ़ी ही नहीं माफ़ कर रहे, बल्कि 3 महीने के लिए उसे बोर्डिंग और लॉजिंग भी दे रहे हैं। तो ये एक गहरी शुरुआत है, मैं कहूँगा। इसके साथ-साथ ईफ़ी का यहाँ होना, ईफ़ी का वहाँ होना, और किताबों का यहाँ, आयरिश किताबों का यहाँ पर रिलीज़ होना फेस्टिवल के दौरान, ये सारी चीज़ें जोड़कर एक खूबसूरत परिवार तैयार कर रही हैं दोनों देशों के बीच में। और मेरे ख़्याल से जो आपने कहा कि जिस प्रकार वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बुलाया और एक पूरी एक सभा रखी, तो मारवा स्टूडियोज़ और आईसीएमईआई ये केस स्टडी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे कहीं ज़िक्र नहीं हुआ, खाने से लेकर परिधान और सारी उनका कल्चर, सब चीज़ों का यहाँ हम दिखा चुके हैं, उसको लोगों के सामने तक ला चुके हैं, और वो भी उनके एम्बेसडर के सामने, करेक्ट। जो स्थापित कर चुके हैं कि हाँ, कोई अगर संस्था बनती है, तो वो किस प्रकार से काम करती है, और यहाँ पे होने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सनद हैं अपने आप में उसे काम की। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया साहब आपका, आप आए, आपने बातचीत की। थैंक यू हर्ष। और उससे भी थोड़ा-सा आगे जाकर वो ये कि आमतौर पर जब किसी को अवार्ड मिलता है, तो व्यक्ति स्वयं जाके अवार्ड लेता है और सबका धन्यवाद प्रेषित करता है अपनी तरफ से। मगर आपने यहाँ से जो धन्यवाद प्रेषित किया, वो किया मारवा स्टूडियोज़ के लिए, उन हज़ारों लोगों की टीम के लिए जो आपके साथ काम कर रही है, अपना वक़्त दे रही है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
तो ये थे डॉक्टर संदीप मारवा। और सुना आपने किस तरह से, जो मैंने शुरुआत में हल्का मज़ाहिया तरीके से आप लोगों के सामने रखा था कि किसी जगह के बारे में जानना हो तो उस इंसान से बात करें जो वहाँ हो के आया है, मगर उसके इतर भी एक बात है, और वो बात ये है कि अगर आप किसी एक भाव से, किसी एक भावना से, या फिर किसी एक विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ रहें जो उस विचारधारा को जीता है, और विचारधारा है परोपकार की, वो विचारधारा है बड़प्पन की, वो विचारधारा है ज़र्व की, कि इसका ज़र्व कितना बड़ा है। इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर मुलाकात होगी आपसे। विदा लेता हूँ। देखते रहिए MSTV।